ये मोहन भागवत का बयान पाकिस्तान के बारे में क्या आया है? तो भागवत साहब ने ये कहा कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो प्रो भारत है और वो ये चाहती है कि हम भारत से मिल लें और मिल जाएं। अमेरिकी स्पेस एजेंसी ने कुछ पाकिस्तान के सैटेलाइट के बारे में कुछ बताया है, भारत के कश्मीर से मुताल्लिक। वो क्या कुछ खबर है? 6 सैटेलाइट जो है पिछले 2025 और 26 के बीच में, एक साल के अंदर, पाकिस्तान ने इंडिया स्पेसिफिक ये सैटेलाइट्स को, ये सर्वेलेंस सैटेलाइट्स हैं जो कि इंडिया के ऊपर लेकर आया हूं हर फ्राइडे वाला खास प्रोग्राम साउथ एशिया पर नजर सैयद अली मुश्तबा के साथ। सैयद अली मुश्तबा साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अच्छे राइटर हैं, चेन्नई में एमजीआर यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं और एक काफी अरसे से हमारे लिए ये खास प्रोग्राम के लिए एक तैयारी करते हैं। पूरे हफ्ते भारत के पड़ोसी मुल्कों की तमाम अहम खबरों पर नजर रहती है जो इस प्रोग्राम में आपके सामने पेश की जाती है। पूरे हफ्ते में ये एक प्रोग्राम है जो साउथ एशिया के मुल्कों के सिलसिले में है। आज कई अहम खबरें हैं। सबसे पहले तो ये कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मुलाकात हुई है G7 मीटिंग के मौके पर फ्रांस में डोनाल्ड ट्रंप से, और ये ऐसे वक्त में मुलाकात हुई है जब 3 भारतीय नाविकों का कुछ ही दिन पहले अमेरिका ने एक तरह से कत्ल किया है। और उस पर क्या वाकई मोदी जी ने उस सिलसिले में कोई बात की, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा आरएसएस अखंड भारत की एक तरह से जो नारा है उसकी सपोर्ट में बांग्लादेश और पाकिस्तान के सिलसिले में एक कुछ नए बयान आए हैं। क्या वाकई दुनिया ऐसी है जैसे अगर कुछ एक मुल्क से 2 या 3 मुल्क बने, क्या वो वापस जुड़ सकते हैं, एक साथ आ सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। तारीख कभी वापस लौट कर नहीं आती। उसके अलावा हम बात करेंगे कुछ अहम खबरों की भारत और बांग्लादेश के सिलसिले में। बहुत ही गैर मामूली किस्म की खबर है। और अफगानिस्तान से कुछ अहम खबरों पर बात करेंगे। सैयद अली मुश्तबा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैसी रही मोदी जी की और ट्रंप की मुलाकात? इस पर मैं समझता हूं लोग जरूर जानना चाहेंगे ऐसे वक्त में जब भारत के 3 नाविकों का हाल ही में कत्ल हुआ है अमेरिका के जरिए। क्या था, कैसी मुलाकात रही? जी बहुत बहुत शुक्रिया काज़मी साहब। मेरे सामीन को मेरा आदाब, सत श्री अकाल और सलाम वालेकुम। मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो G7 की मीटिंग है, तो ये G5 जो टॉप 5 जो कंट्रीज हैं, जो न्यूक्लियर स्टेट कंट्रीज हैं, उसके साथ एक दो कंट्रीज और हैं, इनको मिला के G7 बन गया है। और यहाँ बहुत सारे मुल्क को बाकायदा इन्विटेशन के साथ ऑब्जर्वर या मतलब जो भी है स्टेटस देते हैं। तो भारत भी उसी स्टेटस से मतलब फ्रांस गया हुआ था, और जहाँ के इनकी मीटिंग जो है वो डोनाल्ड ट्रंप से हुई, और उसके बाद और भी जो हेड ऑफ द स्टेट्स हैं। तो 2-3 चीजें निकल के आई हैं वहां से। एक जो सबसे बड़ी बात जो निकल के आई है वो ये कि प्रधानमंत्री का जो रोल है उस G7 मीटिंग में, उसके ऊपर हम क्योंकि भारतीय हैं तो उसके ऊपर हमें चर्चा करने का तो मतलब वो बनता ही है। मतलब हमारा जो है कि हम उस पर कैसे चर्चा करें। तो प्रधानमंत्री ने 2-3 काम किया वहां पे। एक तो उन्होंने तकरीर किया। वो जो तकरीर किया तो उसमें कहीं पे भारत की भावनाओं को ईरान और अमेरिका के जो जंग है, इजराइल और ईरान और ये जंग पे, वो जाहिर नहीं किया। और वो पूरे टाइम जो है वो मतलब कहीं भी 1 मिनट भी और 1 लाइन भी उन्होंने ये नहीं कहा कि भारत के नाविक जो हैं, ये देखिए आपको मैं ये बता दूं कि अभी जो ये किस्सा हुआ है जिसमें 3 नाविक मर गए हैं भारत के ईरान वॉर में अमेरिका के अटैक से, इससे पहले 2 बार और 2 टैंकर जो हैं वो भारतीय टैंकर वो भी हताहत हुए हैं। तो अभी जो मुझे जो गम और गुस्सा है कि हमारे तमिलनाडु के एक जो है जो नाविक थे, उनका बॉडी डीकंपोज हो गया, और वो बॉडी डीकंपोज होने के बाद जहाज से SOS आ रहा है इंडिया के पास कि किसी तरह से आप हमें मदद के लिए भेजिए, यहाँ इनकी बॉडी कंपोज हो रही है, कोई बॉडी भी उठाने वाला नहीं। और ये गल्फ की खाड़ी में इंडिया का कोई भी रोल नहीं है एक्सेप्ट कि वो अमेरिका और इजराइल की मदद कर रहा है। अब मैं इजराइल की मदद की कहानी तो हम लोगों ने कई बार देख चुके हैं, बता चुके हैं।
अमेरिका की कहानी ये बता रहा हूं कि जब 28 फरवरी को जब ये अटैक हुआ था ईरान के बाद, उसके बाद जो है कुछ ईरानी नाविक जो हैं वो विशाखापट्टनम में आके ट्रेनिंग कर रहे थे, और जब ये ट्रेनिंग कर करके यहाँ से वापस जा रहे थे, इनको भारत ने कहा कि आप चले जाओ ईरान, और जंग छिड़ चुका था, इनको यहाँ रोका नहीं। और जब ये मतलब बाकायदा इंडियन ओशन में पहुंच गए ये तो भारत ने जो है अमेरिका को इतला कर दिया कि ये ईरानी जहाज है, ये यहां से जा रहा है। अमेरिका ने उसमें जितने भी नाविक थे सबको मार दिया। तो ये तो इंडिया का रोल है। अब दूसरा रोल ये है कि जब अमेरिका ने भारत के, अगर वैसा ही होता तो अमेरिका भारत का दोस्त होता और वो कहता कि साहब हम तो आपके जहाज को छू नहीं सकते, लेकिन 3 बार जो है वो भारत के मतलब जो भी मतलब पेट्रोल वेसल है या जो भी फ्यूल वेसल है उसके ऊपर अटैक किया। और ये जो आखिरी बार जो हुआ है, ईरानियों ने कह दिया कि हमने नहीं किया है, और इसका प्रोटेस्ट जो है वो हमारे जयशंकर साहब ने मार्क रूबियो से किया, और मार्क रूबियो ने जो है बहुत ही कड़े बयान में जो है जयशंकर को धत्कारा है और कहा है कि हमारा जो पॉलिसी है वो कोई भी चाहे दोस्त हो चाहे दुश्मन हो, अगर हमारे सामने आएगा तो हम सबको खत्म कर देंगे। तो इस परिप्रेक्ष्य में जब हमारे मोदी साहब वहां पहुंचे थे G7 में फ्रांस के अंदर, तो हम भारतीय को ये तो कम से कम कहना चाहिए था कि वो ये तो कहें, अगर डोनाल्ड ट्रंप से सीधा नहीं कह सकते तो अपने स्पीच में खिताब में कह सकते थे कि अमेरिका से हमको ये तकलीफ हुई है, जबकि हमारे अमेरिका के लिए हमने ये सब चीजें जो है फराहम की हैं, मतलब इस जंग में ईरान के खिलाफ, लेकिन ये नहीं हुआ। दूसरी बात जो मोदी साहब ने कही है वो एक जनरल बात कही है कि ईरान के वॉर से पूरे दुनिया में एनर्जी क्राइसिस हो गया है और सब लोग जो है वो एनर्जी के लिए जो है वो, इंडिया भी जो है उसमें शामिल है कि हमें गैस की किल्लत हो रही है, पेट्रोल की किल्लत हो रही है, और जो है अब जो है वो जो फर्टिलाइजर है उसकी किल्लत हो रही है। तो ये तो पूरे दुनिया में है। तो इस तरह की गुफ्तगू की उन्होंने, लेकिन कभी भी उन्होंने, नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप में आंख मिला करके उसको प्रोटेस्ट नहीं किया। ये जो है ये बहुत ही मतलब एक शर्मनाक है। मुश्तबा साहब, प्रोटेस्ट नहीं किया बल्कि अमेरिका की तारीफ की कि आप अमन बहाल करने का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये याद नहीं रहा कि ईरान के खिलाफ जंग शुरू करने में अमेरिका और इजराइल ही थे इस क्राइसिस को शुरू करने के जिम्मेदार। एक लफ्ज ये भी नहीं कहा कि आपने ये जंग शुरू की थी। 100 से ज्यादा मुल्क हैं जो परेशान हैं इस जंग की वजह से, हॉर्मुज़ के बंद होने या ईरान के कंट्रोल में जाने से। तो ये हालत हमारी हो गई है कि हम अपनी बात, अपने दुख को भी जाहिर नहीं कर पाते। क्या ये एप्स्टीन गैंग वाली कहानी है? आखिर क्या है? ये गौर करने की बात है। इसके अलावा मैं थोड़ा सा और आगे जाना चाहता हूं। ये आरएसएस और बीजेपी का जो अपना एक तरीका है, जो ज़ायनिस्ट इजराइल के साथ नजदीकी दिखाते हैं, वो अखंड भारत की बात भी कहते रहते हैं। ये मोहन भागवत का बयान पाकिस्तान के बारे में क्या आया है, और हम बांग्लादेश के बारे में भी हम समझेंगे। जो हमारे नए हाई कमिश्नर हैं उन्होंने क्या बयान दे दिया बांग्लादेश में जाकर के, क्या कुछ है। मोहन भागवत से मेरे ख्याल से शुरू करें ताकि अंदाज हो जाए कि दिल में क्या है, चाहते क्या है। ये देखिए, इसको समझने के लिए ये समझना पड़ेगा कि अमेरिका ने अभी हमारे आरएसएस के जो हैं वो क्या नाम है उनका, वो गए हुए थे अमेरिका। उनके साथ हौसबुले जो हैं, जो डिप्टी हैं या सेक्रेटरी हैं मोहन भागवत के नीचे हैं, उनकी बहुत हाई पोजीशन है। ये दोनों जो हैं वो गए हुए थे अमेरिका, और अमेरिका ने उनको कहा कि आप जा करके इंडिया में माहौल बनाइए कि इंडिया और पाकिस्तान की बातचीत शुरू हो। तो वो जो हैं वो लोग आए यहाँ पे और उन्होंने गुफ्तगू की कि भाई इंडिया पाकिस्तान की बात होनी चाहिए। तो वो हम लोगों ने कवर कर लिया उसको कि वो अमेरिका में जो है ये सब बयान आते हैं। उसी हवाले से अब नई जो खबर जो आ रही है वो मोहन भागवत भी यही राग लगा रहे हैं कि इंडिया को कह रहे हैं कि इंडिया को चाहिए कि वो पाकिस्तान के साथ कुछ गुफ्तगू वगैरह कर लें और उनसे जो है फिर से कुछ रिश्ते बहाल करें। लेकिन उसके साथ उन्होंने एक नया शगुफा छोड़ा है जो कि जाहिर सी बात है कि पाकिस्तानियों को मंजूर नहीं होगा। वो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के बहुत से लोग हैं, उनका इशारा शायद गिलगित बाल्टिस्तान से था या पीओके से था, जहां पे पाकिस्तान ने कुछ ज्यादती की है लोगों को,
और उनके ऊपर जो है मतलब ये कि 10 से 30 लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो मर गए। तो भागवत साहब ने ये कहा कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो प्रो भारत है और वो ये चाहती है कि हम भारत से मिल लें और मिल जाए, तो इसलिए इंडिया जो है पाकिस्तान से बात करती है। ये कॉन्टेक्स्ट है, इसको यही समझना पड़ेगा। वो कोई ये नहीं है कि वो अमेरिका के प्रेशर में या जो भी कुछ है या बीजेपी के प्रेशर में या किसी इसके प्रेशर में, वो एक अखंड भारत की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान मिल जाए तो क्या परेशानी है, अखंड भारत बन जाएगा हमारा। उसके बाद जो है फिर अफगानिस्तान को देख लेंगे, फिर ईरान को देख लेंगे और पूरा सऊदी अरेबिया को देख लेंगे, उसके बाद अफ्रीका पहुंच जाएंगे, मशरक पहुंच जाएंगे, सब अखंड भारत हो जाएगा। मुसलमान का कोई नाम लेवा नहीं रहेगा पूरी दुनिया में। यही तो उनकी मंशा है। सनातन धर्मी जो है वो पूरी दुनिया पे जो है वो फतह करेंगे और इसी तरह से फतह करेंगे कि जब इस्लाम खत्म हो जाएगा दुनिया से। तो ये सब तो उनके बहरहाल हम उस हद तक नहीं जाते, हम अपने आप को खबरों की हद तक ही रखना चाहते हैं। मोहन भागवत ने ये इशारा दिया कि पाकिस्तान में बहुत से लोग हैं जो भारत में आ सकते हैं, भारत के साथ जुड़ सकते हैं, ये इशारा उन्होंने दिया। अच्छा, दूसरी तरफ बांग्लादेश में हमारे नए हाई कमिश्नर पहुंचे हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है, क्या है भारत और बांग्लादेश वाले मामले में, जरा उधर भी बात करें। जी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दिनेश त्रिवेदी जो है ये जो है नए हाई कमिश्नर बने हैं। ये बीजेपी लीडर है, तृणमूल में थे पहले, उसके बाद बीजेपी में आ गए, फिर सेंटर में आ गए। तो ये कैरियर डिप्लोमेट नहीं है बल्कि एक पॉलिटिशियन है भारत के, जिनको उनके बंगाली होने के लिए जो है उन्हें चुना गया मोदी सरकार ने और उनको जो है बांग्लादेश भेज दिया। अब वहां पहुंचते ही वो कुछ हालात सुधारने की बात करते या कुछ ताल्लुकात बढ़ाने की बात करते, जो कि एक हाई कमिश्नर की ड्यूटी होती है। वहां उन्होंने भी यही बात कही कि इंडिया और बांग्लादेश तो एक ही है। इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 1.4 करोड़ है और बांग्लादेश की पॉपुलेशन कोई 20-25 करोड़ है। तो अगर ये मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हवा भी वही इस्तेमाल करते हैं जो इंडिया वाले करते हैं, बांग्लादेश वाले करते हैं। पानी भी जो है वो वही पीते हैं जो इंडिया पीती है, वो करते हैं। इस तरह के नॉनसेंस टॉक जो है उन्होंने किया, जिसके ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो बांग्लादेश में आक्रोश आ गया और खासकर जमायत इस्लामी वालों ने बहुत कड़े अल्फाज से उनकी मजम्मत की और उन्होंने कहा कि आप अलग हैं, हम अलग हैं। आप जो हैं वो फिर वो पुरानी कहानी कि आप ये कैसे समझ लिया आपने कि बांग्लादेश जो है वो हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान बांग्लादेश है, ये हमारा मुल्क क्यों बना है। ये भारत की आबादी 140 करोड़ और उसके अलावा उन्होंने अपनी वहां की बांग्लादेश की आबादी बताई, लेकिन साथ साथ ये कहने की कोशिश की कि हम तो एक ही हैं। शायद वो भी आरएसएस के उसी प्रोजेक्ट पर चलने की बात कर रहे हैं। ऐसे हालात में ऐसा डिप्लोमेट मुल्कों के ताल्लुकात कैसे बेहतर कर सकता है, वो शक के दायरे में उन्होंने अपने आप को ला दिया। वहां की हुकूमत अभी शुरू में ही उनसे नाराज। अच्छा, बांग्लादेश के एक बड़े अफसर चले गए वापस नाराज होकर के दिल्ली एयरपोर्ट से, वो क्या कुछ वाकया, जरा ये बताइए, मुझे लगता है काफी अहम है। जी, ये एक जाहिदुर रहमान करके हैं जो कि अभी उनकी पोजीशन कैबिनेट मिनिस्टर की है और जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश हैं उनके वो एडवाइजर हैं और बहुत सारे इश्यूज पे वो डील करते हैं। ये एक डेलीगेशन लेकर के यहाँ दिल्ली आए थे, जिसमें बहुत सारे ममालिक का यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हो रहा था। ये बेसिकली वो ओशियन का एक लिंक होता है, ओशियनिक रिम करके, क्योंकि जो भी ममालिक इंडियन ओशन के जिनका लगता है इंडियन ओशन से, उनके आपस में कनेक्टिविटी, उसमें बांग्लादेश भी है, उसमें जो है मालदीव भी है, उसमें श्रीलंका भी है और उधर पीछे जो है ये साउथ ईस्ट एशिया की तरफ भी जो है कुछ मुल्क है। ये सारे लोग आए थे, ये डेलीगेशन यहाँ आया था। इसमें खासकर इन्होंने जो है ये नाहिदुर रहमान साहब को रोक दिया इंडियन अथॉरिटीज और उनको जो है मतलब ये कि उनका वीजा जो है उनको काफी डिटेन किया और बहुत उनसे सवालात पूछे। 1 घंटा 2 घंटा वहां रहे। हम बांग्लादेश के जो एम्बेसडर हैं उनको लेने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर खड़े रहे। आखिरकार वो जो है वो थका करके उनको बहुत तकलीफ हुई, बहुत डिस्कम्फर्ट हुई, तो वो वहां से
दिल्ली में डिसएम्बार्क नहीं किया, वो वहां से फॉरवर्ड जर्नी करके वो कोलंबो चले गए। कोलंबो जाने के बाद वो फिर ढाका पहुंच गए और उन्होंने ये बताया कि हमसे ये इस तरह की जो है सलूक किया भारत के गवर्नमेंट ने, क्योंकि ये लोग सब डिप्लोमेटिकली यहाँ पर आए हैं, ये कोई पैसेंजर बन के नहीं आए हैं, ये एक मखसूस काम के लिए आए हैं। अब उनका जो है गुनाह ये था कि ये मीडिया में लिखते थे बांग्लादेश में, और ये एंटी शेख हसीना जो है, जो अवामी लीग थी, उसके अगेंस्ट में लिखते थे। और इंडिया बांग्लादेश की जो फॉरेन पॉलिसी है, जिसपे बांग्लादेश के लोगों को बहुत मतलब इख्तलाफ था कि वो उससे मतलब वो सहमत नहीं थे, तो ये सब इस तरह की कार्रवाई करते थे वो। तो ये तो सारी जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट बदल गई है, अब नई गवर्नमेंट जो है वो बीएनपी की गवर्नमेंट आ गई है, जो कि प्रो मतलब एंटी इंडिया भी नहीं है तो प्रो इंडिया भी नहीं है, तो जाहिर सी बात है। तो इसके ऊपर उन्होंने इंडिया में उसको आइडेंटिफाई किया। अगर यही करना था तो ये पहले ही एक लेटर भेज देते। आजकल तो ईमेल का जमाना है, डिजिटल जमाना है, कि हम आपको आने नहीं देंगे और हम आपको जो है यहाँ डिसएम्बार्क नहीं करने देंगे, तो उन्हें शायद किसी और को भेज देते। लेकिन ये बताती है कि इंडिया और बांग्लादेश के कितने ज्यादा रिश्ते खराब हो गए। जी जी। और मतलब इस तरह से अब इसी हवाले से इस खबर को छोड़ देते हैं। दूसरी खबर जो साथ ही साथ लगी हुई है बांग्लादेश की, वो है कि डीजीएमओ की मीटिंग हुई दिल्ली में। वो करीब करीब 3-4 दिन तक चला, जो कि बीएसएफ इंडिया की और उसी का काउंटर पार्ट जो बांग्लादेश सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वो लोगों की एक मीटिंग हुई यहाँ पे, और उसमें बहुत सारी चीजों पे बातचीत हुई। और जिस बात पे इख्तलाफ हुआ वो ये था कि इंडिया जो है वो ऑपरेशन पुश बैक कर रहा है। आसाम से, वेस्ट बंगाल से रात के 12 बजे और उसके बाद बत्ती बंद करके वो अपना जो फेंसिंग किया है उसका दरवाजा खोल देता है और यहाँ से पुश कर देता है। इस पे बांग्लादेशियों ने काफी प्रोटेस्ट किया और उन्होंने कहा कि अगर आपको भेजना है हमारे यहाँ तो उसकी एक प्रोटोकॉल होती है, उसका तरीका होता है। आप हमें कितने लोगों को भेज रहे हैं, क्यों भेज रहे हैं, क्या हो रहा है, इसके ऊपर अगर आप बात पहले से कर लें तो वो बाकायदा जो है उसको करेंगे। ये चोरों की तरह जो है रात में मतलब बिजली बुझा करके आप जो है वो पुश कर रहे हैं इंडिया के जो बंगाली लोग हैं या जो लोग हैं, ये कह के कि ये बांग्लादेशी हैं। तो इन सब पे बात हुई, लेकिन उसका जो बात था वो निष्कर्ष था कि उन्होंने बहुत सारे वादे किए हैं, बहुत सारे मतलब ये कि एग्रीमेंट किए हैं, लेकिन बहुत सारी कशीदगी जो है जो इंडिया बांग्लादेश में बॉर्डर फेंसिंग के ऊपर और खासकर ये माइग्रेशन का जो इशू है इसका जो है वो है। तो ये बातें भी जो हुई थी वो डीजीएमओ के मीटिंग पे, जिसमें बांग्लादेश खुश नहीं थे, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। बांग्लादेश खुश नहीं था। ये बड़ी अजीब चीज है। देखिए, भारत वो मुल्क है जिसने बांग्लादेश को अलग करने की जंग बाकायदा लड़ी। हमें याद है हमारे बचपन का वाकया कि बांग्लादेश के लिए अलग से फीस में, टिकट में, हर चीज में, यानी पब्लिक इन्वॉल्व थी पूरी तरह से। लेकिन अब ऐसी कशीदगी हो गई कि बांग्लादेश अब वापस पाकिस्तान की तरफ जा रहा है, चीन से ताल्लुकात बेहतर कर रहा है और भारत के साथ ताल्लुकात उस जैसे नहीं रहे जैसे अच्छे पड़ोसी मुल्क के होने चाहिए। अच्छा, अब मैं चलना चाहता हूं अगली खबर की तरफ। अफगानिस्तान से जो खबरें आती हैं वो बहुत तवज्जो से लोग सुनना चाहते हैं, क्योंकि तालिबान की सरकार को अभी तक कई साल हो गए, अभी तक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन नहीं मिला। अब काबुल में एक कॉन्फ्रेंस हुई है, अलमाटी में कॉन्फ्रेंस हुई है, वो कॉन्फ्रेंसेस में क्या कुछ हुआ? जी, अफगानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं आमिर खान मुत्तकी, जो भारत आए थे, उन्होंने मतलब पूरा जो है ये पूरा जो कॉन्फ्रेंस काबुल में हुआ है उसके बारे में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रेस ब्रीफिंग की है। उसमें जो है वो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक और अफगानिस्तान ये लोगों ने मिलकर जो है बातचीत की। उसमें बाकायदा दो बातें जो बहुत अहम हुई हैं। एक तो कि अफगानिस्तान की सिक्योरिटी, पीस एंड स्टेबिलिटी, टेररिज्म, इस तरह के हवाले की बात हुई है। क्योंकि आपको याद होगा कि जब वो पहला जो तालिबान रिजीम था जो कि 1990 से 2001 तक था, तो ये सारे जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक हैं इन्होंने अपने मलेशिया भेज दिए थे यहाँ पे अफगानिस्तान के अंदर। तो ताजिक के अलग थे, उज्बेक के अलग थे और ये सब लड़ाई कर रहे थे और वो पूरी जो है अफगानिस्तान को एक जंग का मैदान बनाया हुआ था, हर अपने अपने मुफाद के लिए बात कर रहे थे। लेकिन अभी जो ये जो मीटिंग हुई है काबुल में, इसमें बहुत सारी मतलब ये है कि पेशरफ्त हुई है
कि हम लोग जो हैं, जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक हैं, वो अफगानिस्तान को डिस्टेबलाइज नहीं करें। और दूसरी बात जो उनको हुई है कि अफगानिस्तान के रिकंस्ट्रक्शन में और इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए हम लोग जो भी कुछ काम करेंगे, तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है जिसको मतलब सारी दुनिया नोटिस कर रही है। इसके साथ साथ एक और कॉन्फ्रेंस हुआ है जो कि कजाकिस्तान की कैपिटल अलमाटी में हुई है, वो भी इसी हवाले से। इसमें जो खास लोग थे वो यूरोपियन यूनियन थे। वो यूरोपियन यूनियन वहां पे आकर के तालिबान जो है सरकार है वो तो थी, और कुछ सेंट्रल एशियन रिपब्लिक भी थे। तो इन लोगों ने भी यही बात की है कि हमें अफगानिस्तान को फिर से रिकंस्ट्रक्ट करना है, फिर से वहां स्टेबिलिटी लाना है, फिर से उसके मतलब जो भी कुछ है बढ़ाव के लिए, और वहां जो भी कुछ इंतहा पसंद लोग हैं या इंतहा मतलब एलिमेंट्स हैं उसको हमको कंट्रोल करता है। तो ये तो जो है ये बड़ी खबरें हैं जो कि अफगानिस्तान के पॉजिटिव मतलब डेवलपमेंट के लिए और एक रेलवे लाइन हेरात से मजार शरीफ तक की रेलवे लाइन की भी खबर है, वो क्या कुछ है, उसमें कितनी प्रोग्रेस है? जी जी, ये बहुत अहम प्रोग्रेस हुआ है। ये उज्बेकिस्तान, ईरान, सऊदी अरेबिया और मेरे ख्याल में इजिप्ट, ये लोग मिलकर के, मेरे ख्याल में इसमें जो सफ़े फहरिस्त है वो उज्बेकिस्तान है, जो कि क्योंकि मज़ार शरीफ जो है वो उज्बेकिस्तान से बहुत नज़दीक है और वो बिल्कुल उनका बॉर्डर मिलता है कि अगर कोई रेलवे लाइन से कोई गुड्स आ जाता है हेरात से, तो वो अफगानिस्तान से मतलब उज्बेकिस्तान जाने में वो रेलवे लाइन बहुत मदद करेगा। ईरान भी जो है वो भी इस क्योंकि वो दूसरे सिरे पर बैठा हुआ है, उज्बेकिस्तान एक सिरे पर है, हेरात जो है दूसरे सिरे पे है। तो ये लोग जो है मिलके ये बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है जिसको फंड उज्बेकिस्तान कर रहा है और उसका समर्थन जो है ये सारे लोग कर रहे हैं, इसलिए कि फिर इससे ईरान से और सेंट्रल एशिया से जो है वो जो अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया से लिंक बन जाएगा। अगर ये किसी भी मुल्क की तरक्की में कनेक्टिविटी बहुत अहम होती है। और पिछले दिनों हमने एक खबर और बताई थी कि ईरान के मशहद शहर से मज़ार शरीफ के लिए भी वीकली फ्लाइट शुरू हुई है अभी कुछ हफ्ते पहले, और ये हेरात से मज़ार शरीफ की कनेक्टिविटी रेल से होने जा रही है। तो ज़रूर इससे मुल्क की हुकूमत अवाम को फ़ायदा होगा। अच्छा, मैं अब थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहता हूँ। पाकिस्तान में इमरान खान साहब के सिलसिले में क्या खबर है? वो बेल मिली है लेकिन जेल में रहेंगे, वो कब तक, क्या कुछ चलेगा? जी, ये खबर अभी सुप्रीम कोर्ट से आई है जिसमें पाकिस्तान में बहुत हलचल हो गया है। सोशल मीडिया ने तो उनको बाकायदा हीरो बना करके मतलब रोड पे इस्लामाबाद पे मार्च करवा दिया, जो कि सब वाहियात खबरें हैं। जो खबर यह है कि इमरान खान को 9 मई जो हुआ था दंगा, जब इमरान खान को अरेस्ट कर दिया गया था और उसके खिलाफ जो है पाकिस्तान में मतलब लोग इस्तिदा करने आ गए थे। आपको याद होगा कि रावलपिंडी जो कि कैंटोनमेंट है वहां लोग घुस गए थे और वहां उन्होंने जो है वो किया था। तो उसके ऊपर इमरान खान को बाकायदा बरी कर दिया गया, बेल नहीं हुआ, बरी कर दिया गया, इसलिए कि इमरान खान जो है जेल में थे। तो वो केस जो है अब सेटल हो गया है। अब उसमें इमरान खान या बुशरा बीबी ये दोनों इन्वॉल्व थे। लेकिन जो बात यह है कि इमरान खान को 14 साल की सजा हो गई है हाई कोर्ट से, वो तोशा खाना में भी सजा हो गई है और अल कदीर ट्रस्ट में भी सजा हो गई। अब बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट उसको कैसे टैकल करता है, और जब तक सुप्रीम कोर्ट उसको जो उनकी सजा को खारिज नहीं कर देता है तो मतलब ये है कि इमरान खान बाहर जेल से नहीं निकले। तो जो पाकिस्तान में खुशियां मन रही हैं और हम और आप या जो भी लोग हैं वो पाकिस्तानी सोशल मीडिया को देख करके ये समझ रहे हैं कि इमरान खान रिहा हो गए, तो ये गलत खबर है, ये गलत है। और देखिए आजकल ऐसी आदमी है। और अब देखिए इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग पहलू ये है कि इमरान खान ने प्राइम मिनिस्टर रहते हुए अमेरिका को नाराज किया था। अमेरिका को नाराज किया था, उसके बाद उनकी हुकूमत गिरी, वो जेल में भी गए, और आज की हुकूमत और वहां की अदालत जो है वो उस अमेरिका के इंटरेस्ट को ही सर्व कर रहे हैं। और मौजूदा सरकार, जिसे इम्पोर्टेड सरकार कहा करते थे इमरान खान, वो बहरहाल अब तो और ज्यादा मजबूत हो रही है इंटरनेशनल सतह पर कि वो ईरान और अमेरिका के बीच में बिचौलिए का काम किया है बड़ी कामयाबी के साथ। और
उस पर उसकी बड़ी दुनिया भर में तारीफ हो रही है। सुना यह है कि भारत से शिकायत है पाकिस्तान को। जी नहीं नहीं, इस पे हम लोग चर्चा कर लें, भारत को भी हम लोग शामिल कर लेंगे। देखिए, इमरान खान उभरे थे और उसके बाद जो भी कुछ हुआ है वो हम लोग आपके सामने हैं। लेकिन उसके बाद जो है, इमरान खान के जेल बंद जाने के बाद और प्रोटेस्ट के बाद अब आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ने अपना कद बहुत ऊंचा कर लिया। मतलब वो फील्ड मार्शल बन गए, ऑपरेशन सिंदूर हो गया, उसके बाद अब ईरान जंग में वो मध्यस्थता कर रहे हैं, तो अब तो वो नोबेल प्राइज के कतार पे खड़े हैं। इमरान खान तो जेल में अडियाला कैदी नंबर 804 बन के बैठे हुए हैं। तो हमें यह लग रहा है कि अगर इमरान खान सारी चीजों से बरी भी हो जाए और फिर से वापस आ जाएं अपने घर में, जहां उनका घर है बनी गाला, और जमान पार्क लाहौर में है, और बनी गाला तो उनका महल ही है इस्लामाबाद में, अगर वो वहां आ जाएं तो फिर उनका क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। क्योंकि अगर इलेक्शन होता है और ये होता है, आसिम मुनीर ने तो 2030 तक अपनी गद्दी को बचा लिया है और कहा कि हम 2030 तक हटने वाले नहीं। और अभी वहां ये भी खबर हो रही है कि हम पाकिस्तान में कि 2026 के एंड तक इलेक्शन हो जाएंगे। तो अब देखिए, हम लोग तो एक सहाफी हैं, आपको बता रहे हैं कि अब इमरान खान का मुझे यही लग रहा है कि वक्त ने जो है इमरान खान को पीछे छोड़ दिया। वक्त ने इमरान खान को पीछे छोड़ दिया। अब इमरान खान का फिर से बसर इख्तिदार और फिर से मतलब रियासत मदीना वो अब हिस्ट्री ही रह जाएगा। अब कुछ और लोग आएंगे, पाकिस्तान को चलाएंगे, और पाकिस्तान इसी तरह से है। जुल्फ़िकार अली के भुट्टो के बाद भी पाकिस्तान चला, ज़ियाउल हक के बाद भी पाकिस्तान चला। तो अब जो है वो इमरान खान के बाद या नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ या आसिम मुनीर के बाद भी चलेगा। लेकिन मुझे अब जो है, पहले तो मैं समझ रहा था कि शायद क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी उन्हीं के हक में जाएगी, जो कि अमेरिका के। तो इसमें इमरान खान का आज के डेट में और फ्यूचर में मुझे तो बहुत बड़ा रोल नहीं समझ में आता है। अगर इलेक्शन हो जाए तो शायद इमरान खान जीत जाएंगे, तो क्या आसिम मुनीर को प्रधानमंत्री का पदवी देंगे? उधर बिलावल भुट्टो भी बैठे हुए हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए। तो इसमें जो है इमरान खान कहाँ जाए? हाँ, अब ऐसा लग रहा है कि इमरान खान का जो है पॉलिटिकल कैरियर तकरीबन खत्म हो गया। ऐसे हालात बज़ाहिर नजर आ रहे हैं जिस तरह से उन्हें लंबी मुद्दत के लिए जेल में रखा गया है। अच्छा, अब एक अमेरिकी स्पेस एजेंसी ने कुछ पाकिस्तान के सैटेलाइट के बारे में कुछ बताया है, भारत के कश्मीर से मुताल्लिक। वो क्या कुछ खबर है? जी, ये खबर हम लोग इस मीडिया स्टार वर्ल्ड ने पहले दे चुके हैं। अब उसी का फॉलो अप है। हम लोगों ने ये कहा था कि 6 सैटेलाइट जो है पिछले 2025 और 26 के बीच में, एक साल के अंदर, पाकिस्तान ने इंडिया स्पेसिफिक ये सैटेलाइट्स को, ये सर्वेलेंस सैटेलाइट्स हैं जो कि इंडिया के ऊपर लगा दिए, और इंडिया के अंदर जो भी गतिविधि हो रही है, खासकर वो लोग, मतलब यह है कि जो ट्रूप्स मूवमेंट इंडिया में होती है, ईस्ट से वेस्ट, नॉर्थ से साउथ, उसके ऊपर वो ध्यान लगाते हैं कि कहाँ इंडिया की ट्रूप किधर जा रही है और कैसे कैसे क्या हो रहा है। तो अभी जो खबर आई है कि अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है, बाकायदा रजिस्टर्ड है, या बाकायदा नॉन स्पेस एजेंसी है, उसने कहा है कि एक सैटेलाइट जो है वो पाकिस्तान ने कश्मीर के ऊपर लगाया हुआ है, और वो कश्मीर स्पेसिफिक सैटेलाइट है जो कि पंजाब को भी देखता है, हरियाणा को भी देखता है और दिल्ली को भी देखता है, और ये धरती से बहुत नजदीक है। जिसका मतलब ये है कि इंडिया जो भी कुछ कर रहा है अगेंस्ट पाकिस्तान, या जो भी कुछ है, वो पाकिस्तान के नोटिस में है। उसके इमेजेस वो मतलब खींच रहा है और पाकिस्तान को सप्लाई कर रहा है। तो इंडिया के लिए ये एक चिंता की विषय है, क्योंकि इंडिया तो उसको जा करके उड़ा नहीं सकता है, उड़ाएगा तो जंग हो जाएगी, तो फिर ऑपरेशन सिंदूर चल जाएगा। तो ये सब चीजें तो बाकी फ्यूचर की है। तो उस सर्वेलेंस के ऊपर जो है, अब इंडिया सर्वेलेंस कर लेगा तो वो जिसको जो करना है वो तो करेगा, वो तो कर ही रहे हैं ना। इंडिया के हक में तो यही होता है कि वो सर्वेलेंस जो पाकिस्तान कर रहा है उसको हटा दे। तो अब वो कहते हैं कि पीओके को ले लेंगे हम, पहले तो सर्वेलेंस हटाएं भाई, पीओके तो फिर बाद में लेते रहेंगे आप। आपने जो बताया सर्वेलेंस भारत पर हो रहा है, मैं ये बताना चाह रहा था कि अपने दर्शकों को कि इस वक्त सर्वेलेंस की इतनी साइंसी इजादात, सैटेलाइट
और अलग अलग तरीकों से सर्वेलेंस इतनी ज्यादा होने लगी है कि कोई शख्स जिसको फॉलो किया जाए वो अपने किसी घर के किस कोने में है वो भी दुश्मन पता निकाल लेता है। ये सूरत हाल है। अच्छा, अब मैं आखिर में एक श्रीलंका की एक खबर आ रही है। श्रीलंका और इंडिया की एक मीटिंग हुई, उसका वो क्या कुछ है आखिरी खबर के तौर पर, हमारे पास वक्त कम रह गया। जी, अभी श्रीलंका में और इंडिया की जो है एक ट्रेड लेवल डिस्कशन हुआ था, जिसमें कि वो इंडिया के एम्बेसडर जो श्रीलंका में है, उनका नाम झा है, वो उन्होंने शामिल किया था। शैलेंद्र झा, क्या नाम है पूरा? संतोष झा साहब। और जो संतोष झा, जी संतोष झा थे। और श्रीलंका के जो गवर्नर हैं वो भी वहां पे थे, और इंडिया के बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट और बैंकर्स और इन लोगों की मीटिंग हुई थी, जिसमें बातें तो बहुत सारी हुई थी। वो बिलखुसूस जो उसमें बात हुई थी कि इंडिया और श्रीलंका ने इंडिया के रुपीस पे, जो कि इंडियन रुपीस है, और श्रीलंका का जो करेंसी है उसमें समझौता कर लिया है कि हम इस पे ही ट्रेड करेंगे। और ये बात जो है वो अब डॉलर में नहीं होगा, या यूनान में नहीं, उसमें नहीं होगा, या किसी जो रूबल में नहीं होगा। इंडिया जो है अपनी करेंसी में ट्रेड करेगा और श्रीलंका अपनी करेंसी में ट्रेड करेगा। आधे सेकंड में एक और, हेलो जी बताइए। जी आधे सेकंड में एक और खबर जो है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वो ये है कि जो तारिक रहमान है, प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश के, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है चाइना इकोनॉमिक जोन। वो चाटगांव या चीटागांव के पास है, जो कि जिसपे पहले तख्ती लग चुकी थी इस हसीना वाजिद के टाइम में कि ये इंडिया इकोनॉमिक जोन होगा। और वहां पे जो इकोनॉमिक जोन का कंसेप्ट है कि चाइना आकर के वहां पे अपने गुड्स तैयार करेगी और वहां पे जो है डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो अब जो तारिक रहमान है, उनकी पहली विजिट आफ्टर बिकमिंग प्राइम मिनिस्टर, वो चाइना जा रहे हैं और ये तोहफा लेके जा रहे हैं बीजिंग कि हमने तो आपका तख्ती लगा दी है और वो है चाइना इकोनॉमिक जोन, आप आइए आकर के वहां इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो ये बड़ी अहम खबर है। यानी भारत के बांग्लादेश से रिश्ते बेहतर होते नजर नहीं आ रहे। एक बड़ी खबर दिल्ली से, उनके एक बड़े आदमी को आसानी से विजिट नहीं करने दिया गया, वो वापस चले गए। और उधर बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं चाइना, और चिटागोंग के करीब चाइना इकोनॉमिक जोन बनाने की बात हो रही है जो भारत के लिए होने वाला था। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद अली मुश्तबा साहब, आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा कि ये हफ्ते में तन्हा प्रोग्राम है मीडिया स्टार वर्ल्ड पर, जिस पर आपको भारत के पड़ोसी मुल्कों की खबरें और खबरों पर चर्चा मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सैयद अली मुश्तबा साहब। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। मैं अपने दर्शकों से कहूंगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाएं ताकि सही खबर, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंच सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।